हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शान गुल टेक एवरीथिंग में एक बार फिर से। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 7 एपिसोड 6 के बारे में, ठीक है। और अभी तक काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है वो जाके देख लो। और जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार एपिसोड कहाँ देखें, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं एपिसोड के बारे में। तो यार एपिसोड काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अलग था जो हमने अभी तक देखे हैं एपिसोड्स, क्योंकि हर एपिसोड में फ्लैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये एपिसोड चेस्टर पीरंक और सिस्को पे ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे वो 90s के अंदर भी अपने माइंड का इस्तेमाल करके और अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके वो 90s के टाइम से कैसे निकलते हैं। वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा कि वो लोग 90s के टाइम पे ऑन द फर्स्ट गो क्यों फंसे थे, ठीक है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सेज फोर्स या फिर साइक को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और साइक ने कैसे केओस मचाया था सिटी के अंदर, और बेरी को 3 या 4 बार उसने ऐसे ही डिफीट कर दिया था जैसे बेरी कुछ भी ना हो। मतलब लिटरली कोई इंसान 7 सीजन से अपनी पावर्स को समझ रहा है, और एक इंसान जिसके पास 2 एपिसोड पहले पावर आई थी वो 7 सीजन वाले को हरा रहा है। ये काफ़ी आइकॉनिक था। और यार इस एपिसोड में हमें नोरा या फिर स्पीड फोर्स के बारे में और भी पता चलता है, ठीक है। तो यार फ्लैश हमेशा की तरह अपने क्लासिक तरीके से स्टार्ट होता है। मतलब हमें कुछ सर्टेन आवर्स फ्यूचर में दिखाया जाता है कि कैसे एक सिटीजन सीसी जिटर से बाहर निकल रही होती है और उसे एक रोमन सोल्जर दिखाई देता है 90s से, ठीक है। तो वो कहती है कि वो मतलब फ़ोन पे बात कर रही होती है, और वो जिससे बात कर रही होती है उसको कहती है कि क्या बात है, ये बंदा अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरह कर रहा है, और हो सकता है ये किसी कॉस्प्ले के लिए तैयारी कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद हमें दिखती है एक पुरानी सबमरीन जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखता है एक जाइंट डायनासोर। मतलब डायनासोर्स एग्जिस्ट हुए मतलब काफ़ी सेंचुरीज बीत चुकी हैं, और इस टाइम पे डायनासोर्स देखना किसी भी आम इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें दिखती है स्टार लैब्स की झलक, और नोरा कहती है कि मैं अपनी जितनी एनर्जी दे सकती हूँ मैं बेरी को दे रही हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी हील करे, और अगर फुएजा या फिर साइक में से कोई भी अगर हमें दिखे तो हम उससे पोटेंशियली लड़ सकें और उन दोनों को इंटेरोगेट कर सकें। मेरे को नहीं लगता ये लोग उन्हें इंटेरोगेट करने वाले हैं बिल्कुल भी, लेकिन मोर ऑन उनका मोटिव जानने के लिए ये लोग उन्हें कैप्चर तो ज़रूर करेंगे कि मतलब वो स्पीड फोर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और क्या मतलब लिटरली फोर्स क्वेस्ट का यार मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने फोर्स क्वेस्ट की स्टोरी लाइन अभी तक नहीं पढ़ी है कॉमिक्स में, ठीक है। मैं इतना भी नहीं कॉमिक्स पढ़ता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये समझ में आता है कि ये सारी फोर्सेस डोमिनेंट होने के लिए लड़ रही हैं, मतलब एक दूसरे से। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि फुएजा और साइक अगर डोमिनेंट होने के लिए लड़ रहे हैं तो वो साथ मिलकर स्पीड फोर्स पे अटैक क्यों करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखता है चेस्टर पीरंक, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ है स्पीड फोर्स को देख के, और स्पीड फोर्स को उसका नाम भी पता होता है। तो ये काफ़ी फ़नी सीन था कि मतलब चेस्टर आयरिस को बोलता है कि दैट शी नोज माय नेम, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑनर की बात थी चेस्टर के लिए कि स्पीड फोर्स को उसका नाम पता है, ठीक है। और फिर वो एक आइसोटॉपिक गैजेट पे काम कर रहे होते जो फुएजा और साइक की एनर्जी को डिटेक्ट करके उन्हें अलर्ट कर सके पहले ही कि मतलब ये लोग इन्हें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तक काम करती है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एरिया तक काम करती है। और चेस्टर बोलता भी है कि यही इस गैजेट की लिमिटेशन भी है कि अभी हमें ये नहीं पता कि हम इसकी रेंज कैसे बढ़ाएं, लेकिन आयरिस उन्हें आइडिया देती है कि तुम एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस बना लो जिसकी वजह से वो लॉन्ग रेंज तक भी काम कर सके, ठीक है। और उसी पे चेस्टर और सिस्को काम कर रहे होते हैं, और इतने में उसका फ्यूज़ उड़ जाता है गैजेट का, और ग्रीन कलर की वेव उन्हें हिट करती है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ये वेव, ठीक है। तो इतने में ही सिस्को और चेस्टर को पता लगता है कि वो 90s के अंदर फंस चुके हैं, ठीक है। उनके फ़ोन्स गायब हो चुके हैं और हर चीज़ 90s के हिसाब से इवॉल्व हो गई है। मतलब जैसे वांडा का फोर्स शील्ड था, मतलब जिसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी टाइम के साथ साथ वांडा इवॉल्व करती थी, वैसे ही स्टिल फोर्स भी काम करती है, मतलब, ठीक है। और उसके बाद जो उनके पास आइसोटोपिक गैजेट होता है वो उसमें देखते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, और उन्हें दोनों ही एनर्जी के कोई सिग्नेचर्स नहीं मिलते हैं, ना ही स्ट्रेंथ फोर्स का ना ही सेज फोर्स का, लेकिन उन्हें मिलता है टेम्परल एनर्जी। मतलब टेम्परल एनर्जी का मतलब होता है टाइम रिलेटेड एनर्जी, मतलब जो टाइम को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। और एक इसके बीच में एक फ़नी सीक्वेंस भी आता है कि जहाँ पे सिस्को और चेस्टर सूट अप कर रहे होते हैं, तो वो देखना काफ़ी बढ़िया था।
और म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया था इस एपिसोड का लिटरली, मतलब जैसे जो कूल वाइब्स आती हैं ना 90s की, वैसी ही रही है इस एपिसोड की वाइब। उसके बाद वो एक हाई स्कूल को इंटरोगेट कर रहे होते हैं, वहाँ के बच्चों को इंटरोगेट कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन है जो टेम्परल एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा है, आई मीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है पीटर, और वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उल्टे सीधे, और फिर सिस्को बोलता है कि द मैट्रिक्स मूवी का जो रेफरेंस देता है, ठीक है। और उस बच्चे का माइंड जो है मैट्रिक्स मूवी का हिंट पकड़ लेता है और वो कहता है ओ नो आई हैव टू लिव दिस डे अगेन। तो मतलब अगर आप ये टाइम लूप तोड़ते हो तो आपको बार बार यही चीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक टीवीडी या फिर द ओरिजिनल्स या फिर लेगेसीज देखा है तो तुम्हें प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पे एक ही दिन बार बार रिपीट होता रहता है, मतलब वो भी टाइम लूप में फंसे हुए हैं। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि अगर तुम किसी भी चीज़ से प्रोटेक्टेड नहीं हो, जैसे चेस्टर पी रंग अपने आइसोटोपिक गैजेट से प्रोटेक्टेड था, वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अगर तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो तो तुम्हारी मेमोरीज भी उस टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएगी, जैसे सिस्को के साथ सेम हुआ अगले सीन के अंदर। और अच्छा हुआ कि चेस्टर पी रंग को गेम ऑफ थ्रोन्स का एकदम से आइडिया आया और उसने गेम ऑफ थ्रोन्स सिस्को के सामने बोला, जिससे सिस्को का जो माइंड था उसने भी गेम ऑफ थ्रोन्स के हिंट को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी मेमोरीज वापस आने लगी, क्योंकि सिस्को ऑफ कोर्स उसके बाद उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर तुम किसी शील्ड से प्रोटेक्टेड नहीं हो तो तुम्हारी मेमोरीज भी उस टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जब चेस्टर देखता है अपने आइसोटोपिक गैजेट को तो उसका गैजेट टूट चुका होता है और सिस्को कहता है कि अब इसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जिस पे चेस्टर कहता है कि नहीं, मेरी ग्रैंड माँ के घर पे हमें वो सारा सामान मिल जाएगा जो इस गैजेट को ठीक करने के लिए चाहिए। लेकिन चेस्टर को कुछ याद आ जाता है, ठीक है, और सिस्को डेट भी पढ़ देता है न्यूज़पेपर में से December 4, 1998, जिससे चेस्टर को पता नहीं क्या याद आता है, वो आगे मैं बता दूंगा ऑफ कोर्स क्या याद आता है, लेकिन वो नहीं जाता है अपनी ग्रैंड माँ के घर, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि वो लोग एक मॉल में जाते हैं और एक कन्वर्टर ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन वो कन्वर्टर ऑलरेडी बिक चुका होता है। और जब चेस्टर देखता है कि वो किसने ख़रीदा है, ठीक है, वो उसके डैड होते हैं, और फिर सिस्को को वो पूरी स्टोरी बताता है कि ये आखिरी दिन है जब उसके डैड जिंदा हैं और December 5 को उसके डैड मर जाते हैं, ठीक है। और वो बोलता है कि हमेशा वो अपनी जॉब को पहले प्रेफर करते थे अपने बच्चे से, मतलब चेस्टर से पहले। तो ये भी काफ़ी अच्छा था कि चेस्टर अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और हमें इस एपिसोड में चेस्टर के बारे में काफ़ी बताया गया। उसके बाद हमें नोरा और आयरिस की कुछ बातचीत दिखती है, जहाँ पर आयरिस नोरा को समझाती है कि तुम एक ब्रोकन मेमोरी नहीं हो बैरी की लाइफ की, मतलब स्पीड फोर्स समझती है कि नोरा के बारे में याद दिला के वो बैरी को अपसेट कर देती है, लेकिन आयरिस से समझाती है नहीं, बैरी के लिए भले ही मैं आयरन रॉड हूँ लेकिन तुम उसकी इलेक्ट्रिसिटी हो। मतलब जब भी बैरी अपनी मॉम के बारे में सोचता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि वो ब्रोकन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एपिसोड में काफ़ी बढ़िया थी कि मतलब हमें ये दिखाया गया कि स्पीड फोर्स के पास भी फीलिंग्स है, वरना पूरे 7 सीज़न में मुझे यही लगता रहता था कि स्पीड फोर्स एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी रिवर्स फ्लैश भी इमोशनलेस है। कुछ लोग जिनके पास इमोशंस अपने होते हैं वो उन्हें एम्पलीफाई कर देती है और कुछ लोगों से इमोशंस ले लेती है। मैं हमेशा से ये सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद हमें दिखता है कि चेस्टर पी रंग अपने डैड के पास जाता है, ठीक है, और वो बात करता है उस कन्वर्टर के बारे में कि कैसे उसको वो कन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी इन्वेंशन के लिए, और वो अपने डैड को समझने में बहुत ही बड़ी गलती करता है। उसके डैड उसको बोलते हैं कि जो भी उसके डैड ने अभी तक किया है वो सारी चीज़ें उसके मतलब अपने बेटे के लिए की है, चेस्टर के लिए, ठीक है। और वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि चेस्टर ने कुछ बनाया है जिसके लिए उसको वो कन्वर्टर चाहिए। फिर सिस्को सोचता है कि वो हमेशा के लिए स्टक हो गए हैं 90s में, लेकिन चेस्टर बोलता है कि नहीं, देखो मेरे डैड कितने कूल हैं, उन्होंने पूरा का पूरा सेंसर ही बना दिया, ठीक है, मेरे साथ मिलके। तो सिस्को काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन उसी के बाद हमारा विलन आ जाता है, स्टिल फोर्स का विल्डर डियोन। मतलब ये बंदा हमें पहले एक शॉट के लिए दिखा था और मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन CW वाले इतने वाहियात है ना, मतलब अगर किसी कैरेक्टर को 2 सेकंड के लिए दिखा रहे हो तो उसको मतलब थोड़ी देर और दिखा दो ना, ताकि हम सोचें कि हाँ ये विलन हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान जिसके पास स्टिल फोर्स है और उसको स्टिल फोर्स यूज़ ही नहीं करनी आती, तो कंट्रोल उदय। उसके बाद हमें दिखता है सिस्को, चेस्टर और स्टिल फोर्स के विल्डर डियोन का शोडाउन, ठीक है। और डियोन अपनी पावर्स को यूज़ करके सेंट्रल सिटी में जो बबल फैला हुआ है
उसको और एक्सटेंड कर देता है। और अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि साइक और स्टिल फोर्स के विल्डर डियोन की पावर्स कहीं ना कहीं सेम है, सिवाय मतलब उनके यूजेस के, लेकिन मतलब दोनों ही वो एक बबल क्रिएट कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ का। और अभी हमें ये चीज़ फुएज़ा में नहीं दिखी है, लेकिन हो सकता है कि फुएज़ा भी ऐसा कर सकती हो। और हमें यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखी, जो वो ये है कि फ्लैश ने अपनी लाइटनिंग थ्रो नहीं की इस एपिसोड में, क्योंकि फ्लैश इस एपिसोड में था ही नहीं। ग्रैंड गस्टिन एक ब्रेक पे थे एपिसोड के लिए, तो हमें ये नहीं पता लग पाया है कि क्या ये इंसान भी फ्लैश की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं, ठीक है, मतलब फ्लैश की लाइटनिंग को। और उसके बाद हमें दिखता है कि सारे ही कैरेक्टर्स, मतलब जो वेस्ट, आयरिस, केटलिन और फ्रॉस्ट, सबके अपीयरेंस चेंज हो चुके हैं, ठीक है, मतलब सबके अपीयरेंस 90s के हिसाब से हो गई हैं। और आयरिस मोर ऑन 60s के हिसाब से लग रही थी, और जो वेस्ट मोर ऑन 50s के हिसाब का लग रहा था। तो सबकी 90s के हिसाब से चेंज नहीं हुई थी, सबके अलग अलग टाइम के हिसाब से चेंज हुई थी, ठीक है। और उसके बाद चेस्टर पीरंक डियोन से बातचीत करता है, ठीक है, और वो ऑफ कोर्स उसके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो ये केओस रोक दे। और डियोन ये सब इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका एक मैच था, फुटबॉल मैच, जहाँ पे वो इंजरी की वजह से नहीं जा पाता है उस मैच के अंदर, और उसकी टीम वो मैच हार जाती है। तो वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, और वो कहता है कि मैंने अपने करियर काफ़ी प्रेशियस मोमेंट को मिस कर दिया है, ठीक है, तो मैं जानबूझ के उनको दोबारा लिव करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चेस्टर बोलता है कि क्या पता ये एक फिक्स पॉइंट है जो कि होना निश्चिंत है। मतलब जैसे बेरी की मॉम की डेथ एक फिक्स पॉइंट थी, मतलब चाहे कोई भी टाइमलाइन चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बेरी की मॉम जिंदा नहीं हो सकती। वैसे ही डियोन के साथ भी सेम केस है, उसका भी जो इंसिडेंट था वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और वो चेंज नहीं हो सकता है। टाइम में कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं, जो जितनी भी टाइमलाइन चेंजेस हो जाए या फिर जितना भी तुम टाइम ट्रैवल करके देख लो, अगर तुम टाइम ट्रैवल से उसको चेंज करने की भी कोशिश करोगे तो उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे कि फ्लैश पॉइंट। और उसके बाद हमें दिखता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, बेरी वापस आ जाता है और जो डियोन होता है वो गायब हो जाता है और वो कहता है कि आई विल बी बैक, ठीक है। और सिस्को एक चीज़ नोटिस करता है कि वो स्पीड फोर्स के पीछे नहीं था, क्योंकि जो भी अभी तक विल्डर्स आए हैं, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस के, वो सारे ही स्पीड फोर्स का नाम लेते हैं, और फुएज़ा और साइक तो ऑलरेडी स्पीड फोर्स को इतना हार्म कर चुके हैं। और सिस्को कहता है कि शायद हो सकता है इसको पता ना हो कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, मतलब नोरा से वो कहता है या स्पीड फोर्स से वो कहता है, तो नोरा कहती है हाँ ये मे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि सिस्को ने सारी एनर्जीज़ को वो नाम दे दिए हैं, मतलब साइक की एनर्जी को सेज फोर्स, फुएज़ा की एनर्जी को स्ट्रेंथ फोर्स और इसको स्टिल फोर्स। और ये लोग इसी एपिसोड में बता देते हैं कि ये स्पीड फोर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहेगी स्टिल फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हमें एपिसोड की एंडिंग में दिखता है कि कैसे आयरिस बोलती है कि नोरा व्हाई डोंट यू लिव विद अस, और चेस्टर पीरंग एक अपने डैड की इन्वेंशन पे काम कर रहा होता है जो कि शायद आगे यूज़फुल रहेगी, और वो मेरे हिसाब से एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस है, ठीक है। तो हो सकता है उसको भी हम यूज़ होता हुआ देख लें अगले या उससे अगले एपिसोड में। और उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है कि जो वेस्ट फ्रॉस्ट से बात करता है क्रिस्टियन क्रीमर के बारे में, कि मतलब क्रिस्टियन क्रीमर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मेटा ह्यूमन को अरेस्ट करने आई है, ठीक है। और किलर फ्रॉस्ट या फिर फ्रॉस्ट पूछती है कि वो कौन है, ठीक है, और जो कहता है कि किलर फ्रॉस्ट कहती है तुम जानते हो कि मैं अब वो नहीं हूँ जो हुआ करती थी, लेकिन जो बताता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है विश्वास करना, लेकिन ये क्रिस्टियन क्रीमर के लिए नहीं है, और तुम्हें थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा ताकि क्रिस्टियन क्रीमर को ये पता ना लगे कि तुम यहाँ पर मतलब तुम एग्जिस्ट करती हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसकी बात नहीं मानती है फ्रॉस्ट और कहती है कि मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीऊँगी जैसे जी रही हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो फ्रॉस्ट के अंदर दिख रहा है वो अगले एपिसोड में बहुत ही पूरी तरह मुंह की खाने वाली है, क्योंकि जो अगले एपिसोड के सिनॉप्सिस हैं वो ये कहते हैं कि किलर फ्रॉस्ट किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में, उसको अपने आप को उस प्रॉब्लम से बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार यही था इस एपिसोड के लिए, ठीक है। और ये एपिसोड सिर्फ एक स्टोरी टाइमलाइन सेटअप करने के लिए था, तो मेरे हिसाब से 10/7 रहा ये एपिसोड। और अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है इस एपिसोड से रिलेटेड या फिर कुछ भी है, अगर ये बताना चाहते हो कि ये अच्छा था या फिर तुम्हारे व्यूज़ या थॉट्स, सारे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगले एपिसोड में हो सकता है कि शायद हमें शोडाउन दिखे, मतलब इन सारी स्पीड फोर्सेस की जो फाइट है वो दिख जाए।
तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स ब्रेकडाउन, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। चैनल को अभी भी काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो यार फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।